हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों ने पिछला एपिसोड देखा ही होगा जहाँ यांग काई एक बुक को पाता है और इस बुक के साथ वो एक मिस्टीरियस प्लेस में जाता है जो कि उसका सोल सी था। सोल सी में वो उस बुक को देखता है जो कि उसके ब्लड के कारण एक्टिवेट हो चुकी थी। जिसके बाद हमने ये भी देखा होता है कि उसने इस बुक से फर्स्ट स्किल को सीखा होता है, यानी सीखा ही क्या था, वो एक्टिवेट हो चुकी थी उसके ब्लड से, जो कि थी गोल्डन बॉडी। इस बुक के एक्टिवेट होते ही यहाँ का ही देखता है कि यह बुक दूर की तरफ भाग रही है। वो इस बुक को पीछे कर रहा था, यानी कि फॉलो किया था उसने। देन वो खाई में गया था और सीनियर ब्रदर ने उसे पानी में फेंक दिया था। पानी में उसे एक गोल्डन स्केलेटन मिला था जिससे उसकी फाइट हो रही थी और गोल्डन स्केलेटन उसकी बॉडी को छीन लेना चाहता था क्योंकि यांग काई ने उसे आज़ाद किया था। तभी एक स्पिरिट यांग काई की मदद करती है, उसे मोटिवेट करती है कि तू इसे हरा सकता है, और यांग काई उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि ये स्केलेटन यांग काई ने ऑब्जर्व कर लिया था, तो यांग काई की जो फिजिकल बॉडी थी वो तो इनहेंस हो चुकी थी। और एपिसोड ये स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहां हम देखते हैं कि यांग काई सोकर उठता है। उसे लग रहा होता है कि यह सब कुछ एक ड्रीम है। वो तुरंत ही अपनी बॉडी को चेक करता है कि उसे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जैसे सब कुछ हकीकत में हुआ हो। हालांकि यांग काई महसूस करता है कि उसे कहीं पे कोई इंजरी नहीं है, यहाँ तक कि उसकी जो कल की इंजरी थी वो भी ठीक थी, जिससे उसे यकीन था कि नहीं, वो सब एक एल्यूजन होना चाहिए। लेकिन तभी वो अपने तकिए की तरफ देखता है कि वो स्टोन कहाँ पर है, लेकिन स्टोन की प्रेजेंस वहाँ पर नहीं होती। साथ ही साथ हमने ये भी देखा होता है कि यांग काई तुरंत ही उस स्टोन को याद करता है। मैं तुम्हें नोबल के बेसिस पर भी इसमें से कुछ चीज़ें बताऊंगा। यांग काई यहाँ पे अपनी पावर को देखता है। उसे अपनी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ महसूस हो रही होती है, जैसे कि उसकी हड्डियाँ स्ट्रांग हो गई थी और ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को महसूस कर पा रहा था अपनी बॉडी के अंदर। हालांकि वो स्टोन मिसिंग था, जिसके कारण यांग काई तुरंत ही सोचता है कि क्या वो स्टोन गायब हो गया। साथ ही उसे ये भी पता चला था कि ये जो स्टोन है वो एक मिस्टीरियस ट्रेजर है, जो कि एक पूरी की पूरी बुक है। हालांकि यांग काई जब इसके बारे में सोचता है कि वो बुक कहाँ पे है और कहाँ गई, ये उसे कैसे मिली, क्योंकि वो तो उसे एक तकिए के तौर पर यूज़ करता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कोई ऐसा ट्रेजर होगा जो इतना स्ट्रांग होगा। वो अपनी पावर और फिस्ट को भी यहाँ आजमा के देखता है, लेकिन उसे अपनी बॉडी में काफ़ी हैवी वेट महसूस हुआ था जो उसकी बोन का था। देन हम देखते हैं कि यांग काई उसके एक थॉट के साथ ही जैसे ही वो सोचता है उस बुक के बारे में, हम देखते हैं कि यांग काई के हाथ में वो बुक अपेयर हो जाती है। क्योंकि यांग काई ने उस बुक को याद किया था, तो यांग काई को महसूस होता है जैसे यह बुक उसकी बॉडी के अंदर ही हो। हालांकि जैसे ये बुक उसके हाथ में आई थी वो तुरंत ही कहता है सोल स्टोन। उसे पता था कि ये एक ऐसा ट्रेजर था जिसके बारे में उसने मिथ में काफ़ी कहानियां सुनी। सोल स्टोन को बनाने के लिए कहते हैं लाइफ पावर, ह्यूमन की लाइफ पावर का यूज़ किया जाता है। तो इस बुक को बनाने के लिए न जाने कितने लोगों की ह्यूमन पावर को यूज़ किया गया होगा, लाइफ पावर को कितने लोगों को सेक्रीफाइस किया होगा। इस बुक में काफ़ी मिस्टीरियस टेक्निक्स है। तो साथ ही साथ यांग काई ये भी जानता था कि यह बुक एक पर्सनल स्पेस को भी कैरी करती है, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इतने प्रीसियस ट्रेजर को देखकर यांग काई हैरान हो चुका होता है कि क्या वास्तव में वो इस ट्रेजर को सेफ रख भी पाएगा। अगर स्ट्रांग लोगों को पता चला तो क्या ये इस ट्रेजर को उससे छीन नहीं लेंगे। हालांकि यांग काई ये तो जानता था कि यह सोल स्टोन से बना हुआ है और इसके मिथ के बारे में भी वो जानता था कि यह कितना प्रीसियस होना चाहिए, लेकिन इसकी एक टेक्निक को उसने सीखा भी है। ये पूरी की पूरी बुक उसके एक थॉट के साथ उसकी बॉडी के अंदर भी रह सकती है और बॉडी के बाहर भी आ सकती है। तो यांग काई इस पूरी की पूरी बुक को लेकर काफ़ी क्यूरियस था, इसीलिए सबसे पहले वो गेट बंद करता है, दरवाजे बंद करता है। वो नहीं चाहता था किसी को इस ट्रेजर के बारे में पता चले। हालांकि जैसे ही यांग काई ने इसे बंद किया होता है वो तुरंत ही कहता है कि तुम्हें कोई छीने उससे पहले मैं तुम्हारे अंदर हर एक टेक्निक को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इस बुक के अंदर और कौन कौन सी टेक्निक है। वो तुरंत ही इस बुक के सभी पन्ने फैला देता है और उन्हें रीड करना स्टार्ट करता है। तो काई यांग को अलग अलग टेक्निक्स मिलती हैं, जिसमें से फर्स्ट टेक्निक जो गोल्डन बॉडी थी वो सीख चुका था, जिसमें उसने गोल्डन स्केलेटन की बॉडी को अब्जॉर्ब भी कर लिया था और उसकी भी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो चुकी थी। जिसके बाद यांग काई अदर दूसरी टेक्निक को देखता है, तो यांग काई को पता चलता है कि अब उसे इन टेक्निक को मास्टर करने के लिए अपनी जो स्किल है उसे बेहतर करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए अपने कल्टीवेशन पे फोकस करना होगा। ये जो सेकंड टेक्निक थी उसके कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए यूजफुल थी, क्योंकि यांग काई की फिजिकल बॉडी तो स्ट्रांग हुई थी, लेकिन यांग काई ने महसूस किया था
कि उसकी स्पिरिचुअल पावर या पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ होता। यांग का इस टेक्निक को पढ़ता है और इसमें दिए हुए प्रैक्टिस मेथड को फॉलो करने के लिए तैयार हो गया होता है। वो तुरंत ही कहता है, मैं अपनी पावर को ज़रूर ब्रेक थ्रू करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे इसी टेक्निक को फॉलो करूँगा। और उसे आगे की टेक्निक्स को अनलॉक करने के लिए और ज़्यादा मार्शल आर्ट सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप इन सभी टेक्निक्स को सीखने की ज़रूरत थी। जब वो इन सभी टेक्निक को मास्टर कर लेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर पहुंच जाएगा। देन हम देखते हैं कि यांग इन्हें देख रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है और मॉर्निंग हो चुकी होती है। उसमें दिए गए प्रैक्टिस मेथड को यांग ने फॉलो किया था, लेकिन यहाँ पे यांग अपने अंदर उस बुक से पावर को भी गैदर कर पा रहा होता है जो कि कोई पावर थी। यहाँ पे काई यांग को जो चीज़ सीखनी थी वो सबसे मेन चीज़ थी उसकी फिश टेक्निक, क्योंकि यह उसकी बॉडी बैलेंसिंग यानी पावर लेवल को बढ़ाने के लिए एक मार्शल आर्ट थी जिसमें उसे फिश टेक्निक को भी सीखना था। हालांकि काई यांग ने इसे फिश टेक्निक को पूरे दिन प्रैक्टिस किया होता है, जिससे उसे अपनी फिस्ट में धीरे धीरे पावर महसूस हो रही होती है और वो इसे धीरे धीरे सीख भी पा रहा था। काई यांग को एक चीज़ तो पता थी कि वो जब तक इन सभी की सभी मार्शल आर्ट टेक्निक को हासिल कर सकता है वो अपने सेक्ट में अपने मास्टर और सभी के बीच अपनी प्रेजेंस को शो कर पाएगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो झाड़ू लगाने का काम भूल ही गया। आखिरकार आज उसकी सफाई का भी तो काम था, जहाँ वो यहाँ प्रैक्टिस में इतना खुश हो चुका था क्योंकि उसे एक इतना प्रीशियस ट्रेजर जो मिल गया था। जिसके बाद काई यांग तुरंत ही अपना झाड़ू वाड़ू उठाते हुए उस तरफ भागने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि अगर वो साफ सफाई नहीं करेगा तो कोई ना कोई यहाँ पे उसे परेशान करने के लिए आ ही जाएगा, जो कि काई यांग बिल्कुल नहीं चाहता था। हालांकि काई यांग अपने काम के लिए निकल गया होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आ ही जाता है जो यहाँ पे काई यांग को परेशान करने के लिए आया था या नहीं वो तो हमें नहीं पता था। लेकिन अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पेड़ पे बैठी हुई काई यांग को देख रही होती है। दोस्तों वो सोच रही होती कि अरे ये बंदा इतनी जल्दी यहाँ आ गया, और उसने देखकर यह हैरानी हुई थी कि काई यांग इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया है। आखिरकार उसने देखा था काई यांग यहाँ साफ सफाई कर रहा था, बॉडी पे एक भी इंजरी नहीं, उसकी चोटें एकदम हील हो चुकी थी। जबकि लड़की ने जो पिलो से दी थी यानी कि जो लिक्विड, वो काई यांग की चोटों को इतनी जल्दी ठीक करने के लिए अभी भी काफ़ी नहीं था। हालांकि हैरानगी तो हो ही रही होती है, तभी वो देखती है कि एक गाड़ी काई यांग की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर लड़की परेशान हो जाती है। वो बंदा उस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो इस गाड़ी को खींच रहा था, और ये गाड़ी जाकर सीधा ही काई यांग से टकराने वाली होती है। और टकराने वाली क्या, ये टकरा चुकी होती है, लेकिन काई यांग काफ़ी इजीली उस गाड़ी से बच गया होता है, क्योंकि ये गाड़ी उससे टकराई थी, उसे ज़्यादा चोट या क्या खरोच तक नहीं आई। जबकि गाड़ी पलट गई होती है और गाड़ी के साथ वो बंदा। काई यांग उस बंदे की तरफ आता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। दूसरा वो बंदा काई यांग से पूछता है कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी, यहाँ तक कि वो देखता भी है। दूसरा लड़की हैरान होती है कि इस गाड़ी से काई यांग को चोट क्यों नहीं लगी। आखिरकार काई यांग की जो बॉडी और बोन थी वो बेहद वीक थी, लेकिन काई यांग तो एकदम हेल्दी था और ठीक जैसे मानो वो एकदम पत्थर की तरह सॉलिड हो, जिससे लड़की को कुछ अजीब लगता है क्योंकि काई यांग को इंजर्ड होना चाहिए था। दूसरा काई यांग उस लड़के की मदद करता है, जिस पे लड़का तुरंत ही कहता है क्या तुम सच में ठीक हो। तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है वो तुरंत ही कहता है काई यांग क्या तुम ठीक हो, मुझे यहाँ से जल्द एल्डर मैंग के पास जाना है, मैं लेट हो जाऊँगा अगर डिलीवरी के लिए तो वो मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट काट लेगा, वो खूसट बुढ़ा। जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है क्या तुम एल्डर मैंग की बात कर रहे हो, वो जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट डोनेट करते हैं। जो देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है हाँ, हमारे सेक्ट में इस नाम का और कोई दूसरा बंदा है भी तो नहीं, वो खूसट बुढ़ा जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट बांटने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है, वो मेरा कंट्रीब्यूशन पॉइंट काट लेगा, इसीलिए मैं निकलता हूँ। जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है ठीक है ब्रो, तुम वहाँ पे जाओ। साथ ही काई यांग इस बात पे लेकर भी हैरान था कि आखिरकार अगर कंट्रीब्यूशन पॉइंट बांटे जा रहे हैं, मंथ एंड चल रहा है, तो फिर उसे भी तो वहाँ जाकर अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। आखिरकार उसके भी तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट वहाँ होने चाहिए। काई यांग वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड होता है क्योंकि वो तो लगभग इस चीज़ के बारे में भूल ही चुका था, और अगर ये बंदा उससे नहीं टकराता तो शायद वो वहाँ कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेने नहीं जाता। देन हम उस जगह पे देखते हैं जहाँ सभी लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेने के लिए एल्डर मैंग के पास जा रहे थे। हालांकि कंट्रीब्यूशन हॉल में जो एल्डर मैंग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही ठरकी थे। वो लड़कियों पे इंटरेस्ट दिखाते हुए कहते हैं अरे छोरियों, यहाँ आते रहना, ये तुम्हारा ही ससुराल है, और अपनी मटकती हुई कमर हमें दिखाती रहना। हालांकि एल्डर मैंग यहाँ पे इस मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे एक सीनियर एल्डर आता है, मतलब सीनियर डिसाइबल, जो उन्हें लड़कियों को नहीं देखने देता बल्कि वो अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट मांगता है। तो एल्डर मैंग वहाँ पे उसे नाराज तो होते लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि ये बंदा काफ़ी सीनियर था, इसीलिए वो उसे उसके पॉइंट देकर उसे चलता करते हैं।
दूसरा हम देखते हैं यहीं पे कि काई यांग यहाँ से आ रहा होता है, जो इस एल्डर यानी कि इस सीनियर ब्रदर के बगल से क्रॉस होता है तो उसका पर्स गिरता हुआ दिखता है, इसलिए वो तुरंत इसे पकड़ लेता है। दूसरा वो उसे सीनियर ब्रदर को लगता है कि काई यांग उसका पर्स चोरी कर रहा है, इसीलिए वो उसे पकड़ते हुए कहता है, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई एक प्रैक्टिशनर होते हुए अपने सीनियर का पर्स चोरी करते हुए, क्या तुम्हें ये शोभा देता है? जो देखकर काई यांग कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ये नीचे गिरा था, मैंने बस इसे गिरने से बचाया, मैं तो इसे आपको ही लौटाने वाला था। जो देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, अच्छा तुझे क्या लगता है मैं कोई 3 साल का बच्चा हूँ जिसे तू बेवकूफ़ बना लेगा? और मुझे ये बता कि तू सिर्फ एक प्रैक्टिशनर है, फिर भी तेरा ये जो बॉडी सॉडी है इतना ज़्यादा हैवी क्यों है? क्या खाता है? किस चक्की का आटा खा रहा है बंदे? तभी काई यांग अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, ये मैंने सिर्फ आपको पर्स देने के लिए यहाँ पे रुका था, बाकी मेरा कोई मामला नहीं था। जो देखकर वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं भी इस मामले को इतना सीरियस नहीं लूँगा क्योंकि तू मेरा जूनियर है, चल झुक के माफ़ी मांग। जो देखकर काई यांग कहता है, माफ़ी? मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो देखकर वो बंदा कहता है, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें ऐसे मार्शल आर्ट पवेलियन में रहने नहीं दूंगा। जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है, ए मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं माफ़ी नहीं मांगता। ये सीनियर तुरंत ही कहता है, क्योंकि अब तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांग रहे तो मैं अभी एक सीक्रेट टेक्निक से तुम्हें यहीं पे तुम्हारे घुटनों पे ले आऊँगा बच्चे, जिसके बाद तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मुझे जिंदा छोड़ दो। और ऐसा कहने के बाद ये टेक्निक परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सनसनाता हुआ पत्थर इससे हिट करता है और ये घुटनों पे बैठ जाता है। काई यांग तो यहाँ पे बिल्कुल डर गया होता है कि ये सच में कोई सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करके आज तो उसे मार ही डालेगा। तभी काई यांग कहता है, ओह ये कोई सीक्रेट टेक्निक है क्या? आप ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं? अगर आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं तो मैंने आपको माफ़ किया, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, आप माफ़ी मांगिए मत। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ इंजॉय करो। दूसरा ये बंदा तो उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बॉडी और पैर फ्रीज हो चुके हों, और इसे लगता है कि एल्डर मैंग काई यांग की मदद कर रहे हैं। इसीलिए यह बंदा गुस्सा होते हुए तुरंत ही कहता है, ओए एल्डर मैंग, क्या तुमने ये किया? क्या तुम इस बच्चे को मुझसे बचाना चाहते हो? अगर तुमने ये किया है तो तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद ये यहाँ से खड़े होने की कोशिश करते हुए बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और काई यांग की तरफ देखते हुए कहता है, ओए जूनियर, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब दोबारा मिलेंगे तो इसका हिसाब बराबर किया जाएगा। जो देखकर काई यांग कहता है, ठीक है दोबारा देखेंगे। और वो अंदर जाता है कंट्रीब्यूशन पॉइंट हासिल करने, जहाँ पे एल्डर मैंग तो मस्त कुर्सी पे सो रहा होता है। काई यांग तुरंत ही कहता है, अरे एल्डर बहाना मत बनाओ, मुझे पता है कि आपने ही मेरी मदद की है, तो चलो जल्दी से नींद से उठ जाओ। जो देख एल्डर कहते हैं, अरे यार अगर मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो मत कहो, बस मुझे कोठे पे मुजरा दिखाने के लिए ले चलो, मैं उस पर खुश रहूँगा। जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है, आप इस एज में कोठे में मुजरा देखने जाना चाहते हैं? यह तो आपकी एज को बिल्कुल शोभा नहीं देता। जो देख एल्डर मैंग नाराज होते हो कहते हैं, क्या बात करते हो तुम? क्या मेरी अभी भी तलवार की धार नहीं जानते? मेरी तलवार एकदम धारदार है, मैं अभी भी कोठे में मुजरा देखने जा सकता हूँ। जो देखकर काई यांग तुरंत कह रहे, ठीक है एल्डर, फिर मैं अपने पैसे जमा करके आपको वहाँ जरूर ले जाऊँगा। जो देख कर कहते, जिस हिसाब से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, तुम 100 साल तक मुझे उस जगह के आसपास भी नहीं ले जा पाओगे। जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है, एल्डर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो वहाँ वैसे भी नहीं जाना चाहता, मैं तो ये आपके लिए कह रहा था। आप ऐसा कहेंगे और उम्मीद खोएंगे तो कैसे चलेगा? चलिए, वैसे भी मेरी सैलरी तो बढ़ ही रही है, तो मैं आपको बहुत जल्दी वहाँ लेकर जाऊँगा। जो देख एल्डर मिंग कहते हैं, तुमसे किसने कहा? तुम्हारी सैलरी अभी भी उतनी है, 10 सिल्वर कॉइन और 5 सिल्वर कॉइन एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम अब लिंक जाओ पवेलियन में नहीं रहते, तो क्योंकि पवेलियन के बाहर रहते हो तुम्हें 5 एक्स्ट्रा कॉइन मिलेंगे, तो ये रहे तुम्हारे 15 सिल्वर कॉइन। और हाँ बच्चे, ये जो तुम्हारे 15 सिल्वर कॉइन है अभी भी कम नहीं है, तो इनसे कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया करो और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाया करो, ताकि तुम्हें पवेलियन के अंदर वापस बुला लिया जाए। ऐसे बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। तभी जो काई यांग होता है वो अपने पैसों को गिनने लगता है और तुरंत ही कहता है, एल्डर मैंग कहीं आप मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आपने मेरे पैसे तो नहीं खा लिए? जो देखकर एल्डर मिंग तुरंत ही कहते, क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे पैसे खाऊंगा ही क्यों, तुम्हारी सैलरी ही कितनी है और उसमें मैं कितना खा लूँगा, तुम मुझे झूठा कह रहे हो? जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है, नहीं नहीं, लेकिन आप 2 बार पहले भी झूठ बोल चुके हैं, मैं बस इसीलिए क्लियर कर रहा था। जो देखकर एल्डर मैंग कहते हैं, नहीं बच्चे, तुम्हारी सैलरी इतनी ही है, तुम मुझे झूठा मत कहो, समझे? जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है, क्या पता आप मेरे पैसे खा गए हों, और ऐसे कहकर वो भागने लगता है। दूसरा एल्डर मैंग अपना सनसनाता हुआ जूता उतारकर काई यांग की तरफ फेंकते हैं और ऊपर से काई यांग यहाँ उस ब्यूटीफुल लड़की के बगल से गुजर रहा होता है, जिसे देखते ही काई यांग की हार्ट बीट
बढ़ गई होती है कि देखे तुझे तो नैना लड़ गए और कायांग के लग गए। कायांग ने इतनी ब्यूटीफुल लड़की इतनी क्लोज से नहीं देखी थी, उसका हार्ट बीट फास्ट हो गई होती है। दूसरी तरफ वो लड़की उस जूते को पकड़ती है और कायांग वहाँ से भाग जाता है। लड़की को यहाँ इस जूते से काफ़ी बदबू आ रही थी, इसीलिए वो ये जूता वापस एल्डर मिंग को वापस करती है। उसे पता था एल्डर मिंग कायांग की बहुत मदद करते हैं और वो कायांग को पसंद भी करते हैं, इसलिए क्योंकि कायांग को इस पूरे सेक्ट में कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत वीक है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एल्डर मिंग ने हमेशा ही चोरी छिपे कायांग की बहुत मदद की थी और वो नहीं चाहते कि कायांग को कोई लूज़र समझे। वो कायांग को स्ट्रांग होते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा जब भी हो सके कायांग की मदद करते रहते हैं। इसीलिए ये लड़की एल्डर मिंग और कायांग को दोनों को अच्छे से जानती थी। और एपिसोड यहीं एंड